Hello everyone. Welcome to today's lecture of accounts. Today we are going to start chapter number 3 जिसका नाम है थियरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। वहाँ पे मैंने एक स्टार करके लिखा है मोस्ट आईएमपी। तो यस, ये चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसी के बेस पे हमारा पूरा अकाउंट डिपेंड है। तो इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं कुछ गाइडलाइंस, जिसे हम अकाउंटिंग की लैंग्वेज में बोलेंगे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, प्रिंसिपल्स है PLE, PAL होता तो अपने स्कूल के प्रिंसिपल हो जाते। तो ये प्रिंसिपल स्कूल के रिलेटेड नहीं है, ये प्रिंसिपल्स है। प्रिंसिपल्स मीन्स सम रूल्स, या फिर मैं बोल सकता हूँ रेगुलेशंस, या फिर इसे हम गाइडलाइंस भी बोल सकते हैं। तो अकाउंटिंग करने के लिए भी ना कुछ रूल्स, कुछ रेगुलेशंस, कुछ नॉर्म्स ऐसा कुछ बनाया है, तभी जाके अकाउंटिंग जो है ना सही तरीके से होगा। नहीं तो क्या हो जाएगा कि हर एक आदमी अपने अपने हिसाब से अपना अपना अकाउंट अलग अलग लिखेगा। मैं मेरे हिसाब से मेरा अकाउंट लिखूंगा, आप आपके हिसाब से अपना अकाउंट लिखोगे, कोई शॉपकीपर उसके हिसाब से अकाउंट लिखेगा, कोई अकाउंटेंट उसके हिसाब से अकाउंट लिखेगा। तो यहाँ पे क्या होगा पता है, एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन नहीं हो रही है। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल का मेन कंसेप्ट क्या है, द मेन crux behind developing the accounting principle is that to maintain uniformity. Accounting principles, in short, are the norms or the rules of accounting to maintain uniformity. Uniformity यानी एक सही तरीका, एक प्रॉपर तरीका है। हर एक जगह पे एक ही तरह से अकाउंट फॉलो होगा, एक ही लेवल पे फॉलो होगा, एक ही गाइडलाइंस पे फॉलो होगा, so that there can be no margin of error in it, right? So accounting principles are the rules adopted by the accountants universally while recording the accounting transactions. ये पूरे वर्ल्ड में यूनिफॉर्म होगा, ना कि सिर्फ इंडिया के अंदर है, बल्कि पूरे वर्ल्ड के अंदर ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स यूनिफॉर्म होगा, सेम होगा, सिमिलर ही होगा। यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं आने वाला है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के अंदर कभी भी कोई भी टाइप का डिफरेंस नहीं होगा। अब यूके ले लो, कनाडा ले लो, यूएस ले लो, इंडिया ले लो, पाकिस्तान, बांग्लादेश, ईच एंड एवरीवेयर these accounting principles will remain the same. Quite clear? So these are the norms or the rules which are followed in accounting of various items. Okay. Now, accounting principles are the basic fundamentals proposition generally accepted by accountant. अभी जैसा मैंने बताया कि ये एक जनरली एक्सेप्टेड किया गया है पूरे वर्ल्ड में। इसका मतलब ये डायरेक्टली तो कहीं से आया नहीं होगा, इसको भी किसी न किसी ने बनाया होगा। ऐसा तो नहीं कि भाई हवा में से आ गया और हमको कुछ विजुलाइज हुआ और डायरेक्टली ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल बन गए और हमने उसको बुक में लिख लिया। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। तो अगर मैं इसके फीचर्स की बात करूं, सो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स
फीचर्स की बात कर रहे हैं। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर नंबर 1, मैन मेड। सबसे पहला फीचर, ये सारे के सारे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स मैन मेड है। इसका मतलब ये होगा कि इसको किसी न किसी आदमी या किसी न किसी व्यक्ति ने बनाया है अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंसेस से, तब जाके इसको यूनिफॉर्मिटी यानी यूनिवर्सली फॉलो किया जा रहा है। यानी ये किसी ने अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से ये सारे के सारे प्रिंसिपल्स बनाए हैं, उसको ट्रायल एंड एरर किया है, बाद में उसको जनरली एक्सेप्टेड किया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये खुद से नहीं बना है, इसको बनाया गया है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आर मैन मेड and they are recommended for use by all the enterprises to ensure uniformity and understandability। याद रखना, ये अकाउंटिंग प्रिंसिपल सिर्फ यूनिफॉर्मिटी के लिए नहीं, सिर्फ हर जगह सेम है उसके लिए नहीं, बल्कि समझ में भी आ सके उस तरह से बनाए गए हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल उसका फीचर है ये मैन मेड है, किसी आदमी ने किसी व्यक्ति ने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस के सालों की मेहनत से बनाए हैं। सेकंड अगर मैं देखूं तो ये फ्लेक्सिबल भी है। ये फ्लेक्सिबल है यानी ये कोई परमानेंट नेचर का नहीं है। फ्लेक्सिबिलिटी इन द सेंस कि अगर फ्यूचर में कभी कोई चेंज आया तो यहाँ पे भी ये चेंज आ सकता है। ऐसा नहीं है कि भाई एक बार बना दिया तो वो कभी चेंज ही नहीं होगा। इट्स नॉट रिजिड, इट्स नॉट रिजिड। जैसे कि अगर एग्जांपल दूँ मैं आपको कि हाल ही में गवर्नमेंट ने जीएसटी को इम्प्लीमेंटेशन किया, तो इससे पहले जो भी अकाउंटिंग होते थे वो बिना जीएसटी के होते थे। वहाँ पे कुछ और चलता था लेकिन वो बिना जीएसटी के होते थे। तो अगर ये फ्लेक्सिबल नहीं होता तो अभी की डेट के अंदर जो भी अकाउंटिंग हो रहे हैं जीएसटी के साथ, तो यहाँ पे भी इम्प्लीमेंट नहीं होता। सो दिस आर फ्लेक्सिबल, दिस आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लेक्सिबल, दे कैन बी चेंज विद द possibilities of time. Okay, number 3 and most important, accounting principles are generally accepted। अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो है वो जनरली हर जगह पे एक्सेप्टेड है। क्राइटेरिया होती है कि वो कहाँ किस तरह से एक्सेप्टेड होते हैं, क्यों नहीं होते हैं, लेकिन हाँ ये जनरली एक्सेप्टेड है। पूरे वर्ल्ड में कहीं पे भी जाओ ये अकाउंटिंग सेम के सेम ही रहने वाले हैं। प्रिंसिपल्स जो है जनरली एक्सेप्टेड बाय ईच एंड एवरी बिजनेसमैन। ओके, इसका एक और भी टर्म है, तो उस टर्म को हम बोलेंगे, जो इंडिया में स्पेशली एंड पूरे वर्ल्ड वाइड में भी यही यूज़ होता है, जिसको बोलते हैं GAAP, कैप। कैप का मीनिंग है जनरली accepted accounting principle, GAAP। इसका मतलब भी यही है कि यहाँ पे भी जो रूल्स है that defines the parameters and the constraint within which accounting operates। ओके, ये वही है अकाउंटिंग रूल्स, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, अकाउंटिंग रेगुलेशंस, गाइडलाइंस। ये जो गैप है ना, वो इसका एक इंटरनेशनल नाम है, एक प्रॉपर नाम है, इसको बोलते हैं गैप। तो ये जनरली एक्सेप्टेड है। ओके, इन अदर वर्ड्स अगर हम बोले तो दे आर द गाइडलाइन फॉर प्रिपेयरिंग द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स।
तो अगर गैप का कुछ आपको पूछा जाए तो आप यहाँ पे लिख सकते हो, दे आर द गाइडलाइंस फॉर प्रिपेयरिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो इसके तीन फीचर्स, यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स के तीन फीचर्स। पहला फीचर ये मैन मेड है, किसी ने बनाया हुआ है। दूसरा ये फ्लेक्सिबल है, ये इजीली चेंज हो सकता है टाइम के साथ। तीसरा ये जनरली एक्सेप्टेड है, हर कोई बिजनेसमैन उसको फॉलो करता है पूरी दुनिया में। नाउ मूविंग फर्दर, अगर इस अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स को हम बाइफरकेट करेंगे यानी डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, तो यहाँ पे दो टाइप्स निकलेंगे। इट इज़ हैविंग टू टाइप्स। सो these two types, the type number one, तो सबसे पहला जो टाइप है उसको हम बोलेंगे अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, एंड जो हमारा सेकंड टाइप है क्लासिफाई, जिसे हम बोल सकते हैं, तो वो है अकाउंटिंग कन्वेंशंस। अभी कंसेप्ट्स क्या है, कन्वेंशन क्या है, वो ये अभी हम देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम अकाउंटिंग कंसेप्ट पे आते हैं। अकाउंटिंग कंसेप्ट, अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? तो गाइस ये जो है ना, एक अजम्पशन है। दीज आर द फंडामेंटल अजम्पशन, यानी ये कुछ मानी गई चीज़ें हैं पहले से। कोई काम कर रहे हैं तो हमने पहले से ही उसको मान लिया है कि ये इसी तरह से करना है, इसका आउटकम इसी तरह से ही होने वाला है। तो हमने भी यहाँ पे कुछ चीज़ें मान ली है अकाउंट को स्टार्ट करने से पहले। दैट मीन्स accounting concepts are the assumptions which are presumed to have been followed in preparing the annual account। यानी हम जो भी एनुअल अकाउंट, जो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने जा रहे हैं, तो उसको बनाने से पहले हमने कुछ ना कुछ चीज़ों को पहले से ही मान ली है कि इसका ट्रीटमेंट इसी तरह से ही करना है और ये इसी तरह से ही होगा, आज भी, कल भी और फ्यूचर में भी। तो इसको अगर हम कैटेगराइज करें तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि these are fundamental accounting assumptions, fundamental accounting assumptions। ओके, यहाँ पे हमने कुछ ना कुछ चीज़ें को मान लिया है, तो ये जो है ये मानी गई चीज़ें हैं, उसी के आधार पे ही हम अकाउंट बना सकते हैं, ऐसा हमने पहले से ही मान ली है। ऐसे कुछ चीज़ें हैं, अभी हम देखेंगे। ओके, मूविंग ऑन टू कन्वेंशन। कन्वेंशन क्या है? तो कन्वेंशन को मैं बोल सकता हूँ कि ये जो है एक प्रथा, प्रथा यानी ये एक ट्रेडिशन है। ट्रेडिशन यानी हम सालों से, पूर्वजों से कुछ चीज़ को ना फॉलो करते आ रहे हैं, तो आगे जाके भी हमको इसी तरह से फॉलो करना है। तो ये जो है ना एक प्रथा है, हम उसको फॉलो करते आ रहे हैं। और इसको मैं डिटेल में अगर बताऊं तो these are these are the outcomes
ऑफ अकाउंटिंग ट्रेडिशंस, यानी ये उस अकाउंटिंग प्रथा के आउटकम्स हैं, यानी रिजल्ट से जो हमने सालों साल से पहले से फॉलो करते आ रहे हैं, तो उसके कुछ ना कुछ रिजल्ट्स निकलेंगे, कुछ आउटकम्स निकलेंगे। वो आउटकम्स क्या है? बहुत सारे हैं। जो इम्पोर्टेंट है वो हमको वही करने हैं अभी। तो ये जो कन्वेंशन वाला पार्ट है मैं बाद में लूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे अकाउंटिंग एजम्पशंस का पार्ट ले लेता हूँ। तो फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस या फिर कंसेप्ट्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पे 3 टाइप हो गए। सबसे पहला टाइप है गोइंग कंसर्न, वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखना, ये पूरा चैप्टर ही इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहला है गोइंग कंसर्न। जैसा कि नाम ही बता, गोइंग मीन्स टू गो ऑन, यानी चलता रहे। चलता रहना, लेकिन चलता क्या रहेगा? तो यहाँ पे जो दूसरा वर्ड है हमारा कंसर्न, तो चलता रहे हमारा बिजनेस, या फिर हम उसको बोल सकते हैं एंटर गोइंग कंसर्न, यानी हमारा बिजनेस जो है वो चलता रहेगा। हमने ऐसा मान लिया है, जैसा मैंने बताया कि दिस आर द फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशंस, हमने ये पहले से ही मान लिया है। तो हमने यहाँ पे ऐसा मान लिया है कि जो हमारा बिजनेस है वो चलता रहेगा, वो कभी बंद होने नहीं वाला है। आज कोई भी बिजनेसमैन अपना जो धंधा चालू करता है वो ऐसा नहीं है कि भाई आज 1 महीने के लिए मैंने बिजनेस स्टार्ट किया है और अगले महीने में मैं बंद कर दूंगा। नो, कोई अपना 1-2 महीने के लिए बिजनेस स्टार्ट करके बंद करने के लिए मार्केट में नहीं आता है। आज जो भी कोई बिजनेसमैन बिजनेस करने आएगा वो अपना कुछ ना कुछ प्रॉफिट कमाने के लिए आएगा, कुछ अर्निंग करने के लिए, कुछ अपनी लाइफ स्टाइल को इम्प्रूव करने के लिए आएगा। तो ये जो है कुछ कमाई करने के लिए। तो गोइंग कंसर्न का मतलब है कि हमने जो बिजनेस स्टार्ट किया है वो हमेशा चलता रहेगा। हाँ, प्रॉफिट लॉस ये सारे जो है वो पार्ट ऑफ द लाइफ है, तो वो हमको अभी उसके बारे में सोचना नहीं। लेकिन हाँ, सबसे पहली चीज़, बिजनेस को बंद करने के लिए हमने स्टार्ट नहीं किया है। हमने बिजनेस को स्टार्ट किया है ताकि बिजनेस सालों साल तक चलता रहेगा। रिलायंस की ही बात कर लो, टाटा की बात कर लो, तो टाटा आज 100-150 साल से चालू ही है। तो ये इतने सालों से भी अगर उनका भी एक विजन था कि भाई हमको और आगे तक खींचना ही खींचना है, हमने बंद करने के लिए धंधा स्टार्ट नहीं किया है। अगर वो ऐसा होता तो जमशेदजी टाटा उसी टाइम पे चालू करके बंद करके निकल जाते तो आज टाटा इंडस्ट्रीज़ का नाम ही नहीं होता मार्केट में। तो उसी तरह हमारा भी जो बिज़नेस है हमको लॉन्ग टर्म कैरी ऑन करने के लिए हमने स्टार्ट किया है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हम लिखेंगे राइट। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ जानने की ज़रूरत हमको ये है कि द बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर फॉरसेबल फ्यूचर, यानी हमने जो बिज़नेस स्टार्ट किया है वो फ्यूचर में कंटिन्यू रहने वाला है और हमको इसको बंद करने का कोई भी इंटेंशन नहीं है। ये सबसे पहला एजम्पशन है, हमारा बिजनेस हमसे चलता रहे चलता रहे, इसी तरह से करना है। सेकंड थिंग, क्योंकि अगर हमने गोइंग कंसर्न का कंसेप्ट लिया है तो हमने पिछले चैप्टर में एक चीज़ सीखी थी, फिक्स एसेट्स एंड करंट एसेट। फिर से मैं एक बार बता दूँ, फिक्स एसेट यानी वो एसेट जो 1 साल से ज़्यादा तक रहने वाले हैं हमारे बिजनेस के अंदर, और करंट एसेट यानी वो एसेट जो 1 साल के अंदर कैश के अंदर मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ बेच के। तो ये 1 साल से ज़्यादा, ये 1 साल से कम। अगर मैं गोइंग कंसर्न फॉलो नहीं कर रहा हूँ सपोज, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं कुछ महीनों के अंदर ही मेरा बिजनेस बंद कर दूंगा। तो इफ़ आई एम नॉट फॉलोइंग द गोइंग कंसर्न कंसेप्ट, सो फॉर मी व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ फिक्स एसेट, यानी 1 साल से ज़्यादा चलने वाली एसेट मेरे लिए, या फिर 1 साल से कम एसेट मेरे लिए क्या हो गया, उसका कोई वैल्यू ही नहीं। उसको मैं डिस्टिंक्शन करूँ ही क्यों, जबकि मेरा 1 साल के अंदर बिजनेस तो बंद करने वाला हूँ मैं। तो अगर ये कंसेप्ट मैं फॉलो कर रहा हूँ तो फिक्स एसेट एंड करंट एसेट में डिस्ट्रीब्यूशन मुझे करना पड़ेगा। जो 1 साल से ज़्यादा है उसको मैं फिक्स में बताऊंगा
और जो 1 साल से कम है उसको मैं करंट में बताऊंगा बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। क्योंकि अगर ये कंसेप्ट ही नहीं है तो सारे के सारे मेरे जो हो जाएंगे वो करंट एसेट्स हो जाएंगे 1 साल के अंदर वाले। सेकंड थिंग, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। कैपिटल एक्सपेंडिचर भी हमने पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि कुछ ह्यूज मशीनरी बाई की है हमने अपने बिजनेस के लिए जिससे हम रेवेन्यू कमा सके, और ये बहुत ही बड़े तौर पे हमने खर्चा किया होगा कुछ मशीनरी कुछ एसेट्स को बाई करने के लिए। तो ये जो है हमारे कैपिटल का एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब होता है कि वो सारे के सारे एक्सपेंडिचर जो 1 साल के अंदर ख़त्म हो रहे हैं, यानी किसी को सैलरी देना, लाइट बिल देना, टेलीफोन एक्सपेंसेस है, पोस्टेज है, टेलीग्राफ है, ये सारे के सारे एक्सपेंसेस, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क के एक्सपेंसेस है, तो ये सारे के सारे 1 साल के अंदर ख़त्म हो रहे हैं। कैपिटल एक्सपेंस यानी हमने कोई बड़ा एसेट खरीद लिया है, तो बड़ा एसेट खरीदा है यानी उसका वैल्यू, उसका बेनिफिट मैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक लेने वाला हूँ, और ये इतने बड़ा अमाउंट होगा कि वो 1 साल के अंदर मैं पे नहीं कर पाऊँगा। तो अगर ये मैंने गोइंग कंसर्न फॉलो किया है और मैं बोल रहा हूँ कि मुझे इस दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्टिंक्शन करना है, तो यहाँ पे ये पॉसिबल होगा। क्यों? क्योंकि ये 1 साल से ज़्यादा वाले खर्चे हो जाएंगे, और ये तो एवरी ईयर आने वाला है भाई। सैलरी तो हर साल हर महीने आती है, तो हम पूरे एक पर्टिकुलर पीरियड का अकाउंटिंग करते हैं, तो ये जो हर साल का है वो यहाँ पे आ जाएगा। ये जो मेरा कैपिटल एक्सपेंडिचर है ये तो जब तक मेरा एसेट मेरे पास है तब तक रहने ही रहने वाला है, और इसका बेनिफिट भी मैं लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक यूज़ करने वाला हूँ। तो अगर मैं ये कंसेप्ट फॉलो ना करूँ तो यहाँ पे मेरे जो भी एक्सपेंडिचर हो गए वो सारे के सारे रेवेन्यू के अंदर कन्वर्ट ऑटोमेटिकली हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या एज्यूम किया है, गोइंग कंसर्न एज्यूम किया है, यानी मेरा बिजनेस हमेशा चलता ही रहने वाला है, और बंद करने का किसी भी बिजनेस में देयर इज़ नो इंटेंशन ऑफ शटिंग डाउन द बिजनेस एट एनी पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। हमारा सेकंड कंसेप्ट, तो हमारा सेकंड कंसेप्ट जो है उसको हम बोलेंगे कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी जैसे नाम ही बता रहा है कि एक पर्टिकुलर कोई रूल्स है या रेगुलेशंस है जो हम नॉर्मली एक फिक्स पर्टिकुलर मैनर में फॉलो कर रहे हैं विदाउट चेंजिंग इट कंसिस्टेंटली, यानी हम उसे चेंज किए बिना कुछ ना कुछ रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे हम फॉलो कर रहे हैं। तो समझ लो कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होगा कि किसी 1 साल के अंदर, सपोज हमने आज बिजनेस स्टार्ट किया है, हमने कोई पर्टिकुलर अकाउंटिंग प्रैक्टिस को हमने फॉलो किया। समझ लो कि भाई मैंने 2016 में बिजनेस स्टार्ट किया था, इस टाइम पे मैंने कोई एक पर्टिकुलर अकाउंटिंग मेथड फॉलो की थी। यही मेथड मैं 2017 में भी फॉलो करूँगा, 2018 में भी फॉलो करूँगा, 19 में भी फॉलो करूँगा, एंड सो ऑन। एन नंबर ऑफ टाइम में यही अकाउंटिंग प्रैक्टिस, यही अकाउंटिंग मेथड को फॉलो करने वाला हूँ। इसका मतलब यह है कि अकॉर्डिंग टू दिस कंसिस्टेंसी एजम्पशन, अकाउंटिंग प्रैक्टिस और मेथड वंस सिलेक्टेड should be applied consistently year after year। बुक के हिसाब से लिखे तो वन अकाउंटिंग practice is followed once selected year after year। बुक की लैंग्वेज के हिसाब से अगर हम देख रहे हैं, सो अकॉर्डिंग टू द कंसिस्टेंसी assumption,
accounting practices once selected and adopted should be applied consistently ईयर आफ्टर, यानी अगर मैंने 2016 में कोई बिज़नेस स्टार्ट किया है और मैंने कोई एक अकाउंटिंग मेथड, कोई अकाउंटिंग प्रैक्टिस को स्टार्ट किया है, फॉलो करना है, उसे सिलेक्ट किया, अडोप्ट किया है, तो मैं 17 में, 18 में, 19, 20, जब तक मेरा बिजनेस चलता रहेगा तब तक मैं यही अकाउंटिंग प्रैक्टिस को फॉलो करता रहूँगा। गेटिंग इट? अभी आप लोगों के माइंड में कुछ आया होगा कि भाई अकाउंटिंग प्रैक्टिस या मेथड कौन सी होगी। तो जस्ट फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, डेप्रिशिएशन मशीन जो हम यूज़ करते हैं ना, उस पर डेप्रिशिएशन लगता है, यानी हर साल उसकी कुछ ना कुछ वैल्यू कमी हो जाती है। जैसे कि आज हम कार खरीद रहे हैं, तो अगर 5 साल बेचूंगा तो हम मुझे वही मेरे कॉस्ट पे जो खरीद रहा था वो वैल्यू नहीं मिलने वाली है। उसमें कुछ ना कुछ मार्केट के हिसाब से, टेक्नोलॉजी चेंजेस के हिसाब से, फैशन के हिसाब से, डिमांड के हिसाब से कुछ ना कुछ यहाँ पे कमी आ जाएगी, आउटडेटेड होने लगेगा। तो इस डेप्रिशिएशन के लिए हम कुछ मेथड्स फॉलो करते हैं। मेथड नंबर 1, अभी सिर्फ समझा ही रहा हूँ, नॉर्मली डिटेल एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ। ये है SLM यानी स्ट्रेट लाइन मेथड, और ये है WD यानी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो ये दोनों एक मेथड, एक प्रैक्टिस से हम फॉलो करते हैं। अगर समझ लो कि मैंने किसी साल में SLM फॉलो किया तो मैं एवरी टाइम SLM ही फॉलो करूँगा, और अगर मैंने WDV फॉलो किया है तो मुझे एवरी टाइम WDV ही फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि भाई 2016 में मैंने SLM लिया, यहाँ पे WDV कर लिया, फिर से मुझे मज़ा नहीं आया तो मैंने SLM कर दिया, फिर मैंने सोचा कि चलो फिर से WDV कर दो। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। वन प्रैक्टिस इज फॉलोड वन सिलेक्टेड ईयर आफ्टर ईयर। ओके, तो अभी आपके माइंड में ऐसा सवाल आया होगा कि भाई अभी हमको ये चेंज करना हो, जैसा मैंने बताया प्रिंसिपल्स के फीचर्स के अंदर के दीज आर फ्लेक्सिबल एंड नॉट रिजिड, तो आपके माइंड में ऐसा सवाल आया होगा कि भाई अभी सर ने तो बोला था कि ये फ्लेक्सिबल है, ये रिजिड नहीं है, चेंज कर सकते हैं, तो अभी हम कब चेंज कर सकते हैं? तो यस, चेंज पॉसिबल है। फ्लेक्सिबल तो ये भी है, चेंज पॉसिबल है, लेकिन चेंज के कुछ टाइप्स है, उसी के अंदर ही वो चेंज होगा, उसकी कुछ कंडीशंस है। तो कंडीशन नंबर 1, सबसे पहली कंडीशन कि हम ये प्रिंसिपल्स, ये प्रैक्टिस कब चेंज करेंगे? नंबर 1, अगर लॉ परमिट करेगा। तो लॉ का परमिशन करना है, मतलब कि जैसे GST के एग्जांपल ले लो कि भाई पहले GST नहीं था तो हम कोई और मेथड फॉलो कर रहे थे, लेकिन जब से GST आया तो हमको कोई और मेथड फॉलो करनी पड़ रही है। तो यहाँ पे क्या होगा कि भाई पहले से मैं कुछ और मेथड फॉलो कर रहा था, सडनली GST आ चुका, अभी मुझे कोई नया मेथड फॉलो करना पड़ेगा। तो लॉ ने रिक्वायर कर दिया है तो भाई मुझे ये बदलना ही पड़ेगा। आई डू नॉट हैव एनी अदर ऑप्शन लेफ्ट विथ मी फॉर डैट। सेकंड, अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स परमिट करें तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, आपने CA का नाम सुना होगा, चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड यानी द इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन, कुछ प्रिंसिपल्स प्रोवाइड करते हैं अकाउंटिंग के। इंडिया में ICAI जो रूल्स रेगुलेशन निकालती है उसको बोलते हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। उसके हिसाब से ही सारे अकाउंट्स प्रिपेयर किए जाते हैं। तो अगर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ने बोल दिया कि भाई ये मेथड नहीं चलेगी, अभी से ये मेथड को फॉलो करना पड़ेगा, तो हमको कंपल्सरीली अपनी प्रैक्टिस को चेंज करना पड़ेगा। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, टू बेटर प्रेजेंटेशन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, हमारे जो भी बैलेंस शीट है, जो भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, ट्रेडिंग अकाउंट है, उसका सही तरीके से प्रेजेंटेशन करने के लिए, थोड़ा बेटर, थोड़ा गुड लुकिंग लगे, थोड़े अच्छे डेटा रिवील हो, इस तरह से प्रेजेंट करने के लिए हम अपनी अकाउंटिंग प्रैक्टिस को चेंज कर सकते हैं। ये प्रैक्टिकली हम सीखेंगे। ये जो है वो तो सिंपल ही है कि भाई लॉ के हिसाब से चेंज हुआ है, लेकिन ये जो है लास्ट वाला, ये प्रैक्टिकली मैं आपको बताऊंगा। सो डोंट वरी फॉर दैट। कंसेप्ट नंबर 3,
एक्रूवल, ये हमारा थर्ड कंसेप्ट है, यानी ये भी हमने एक एजम्पशन किया है एक्रूवल का। अब एक्रूवल का मतलब क्या होता है कि अकॉर्डिंग टू दिस एजम्पशन अ ट्रांजैक्शन इज रिकॉर्डेड इन द बुक ऑफ अकाउंट एट द टाइम व्हेन इट इज एंटर्ड इनटू एंड नॉट व्हेन द सेटलमेंट टेक प्लेस। बुक जो बता रही है आपको वो ये है, a transaction is recorded into the books of account when it take place and not when the settlement is done। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर मैंने आज की कोई डेट में ट्रांजैक्शन किया है, जिस डेट पे वो ट्रांजैक्शन होगा ना, मुझे उसी डेट पे ही उसको रिकॉर्ड करना है, ना कि जब कि मुझे पेमेंट मिलेगा। मुझे जब पेमेंट मिल रहा है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। फॉर मी ऐसा माना गया है, ये अकाउंटिंग कंसेप्ट है कि जिस दिन मेरा अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन टेक प्लेस करेगा, मैं उसी दिन ही मेरे अकाउंट में उसकी एंट्री कर दूंगा। पैसे मिले ना मिले वो 2 नंबर की बात है। उसका एक एग्जांपल मैं आपको समझाता हूँ कि सपोज हमारा अकाउंटिंग ईयर 1/4/19 को अपना नया अकाउंटिंग स्टार्ट हुआ। पूरे साल मैंने ट्रांजैक्शन नहीं किया। अपना अकाउंटिंग कब ख़त्म होता है? 31/3/20 को ख़त्म होगा, राइट। पूरे साल मैंने कोई ट्रांजैक्शन नहीं किया। समझ लो लॉकडाउन आ गया था। लॉकडाउन के कुछ 5-6 दिनों पहले, सपोज 23/20 को मैंने किसी को गुड्स सोल्ड किया तो चलो राम लिख देते हैं। राम को मैंने गुड्स सोल्ड किया 1,00,000 रुपए का। पूरे साल मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन 20/3/2020 को मैंने राम को 1,00,000 रुपए का गुड्स सोल्ड किया। अभी राम मुझे क्या बोल रहा है कि भाई इसका पेमेंट मैं तुम्हें 10 अप्रैल को दूंगा। यानी इसका मतलब मैंने इसको उधार में सेल किया है और इसका पेमेंट मुझे 10 तारीख को मिलेगा। तो एक्रूवल कंसेप्ट जो है ये मेरा क्या बता रहा है, ये जो अजम्पशन है ये बता रहा है कि मैंने जिस दिन राम को सोल्ड किया 1,00,000 रुपए का, मैं उसी ही दिन ये 1,00,000 की एंट्री, भले मुझे पैसे मिले हो ना मिले, मेरी बुक में रिकॉर्ड कर लूँगा। सेल्स, it doesn't matter whether I have received a payment or not, it doesn't matter at all. According to this concept, according to the accrual assumption, a transaction is recorded in the book of account at the time when it is entered into, and not when the settlement take place, and not when the settlement takes place। पैसे मिलने ना मिलने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरी अकाउंटिंग डेट यहाँ पे ख़त्म हो गई, इट्स ओके। मैंने 20 तारीख को माल बेचा, मैं उसी दिन मेरी बुक में एंट्री कर दूँगा भाई मैं सेल टू राम 1,00,000 रुपए का गुड्स, पैसे मिलने बाकी है। गेटिंग माई पॉइंट? जिस दिन मैंने ट्रांजेक्शन एंटर किया मैं उसी दिन ही एंटर करूँगा मेरी बुक के अंदर। कैश इज़ इममटीरियल बट ट्रांजेक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट। समझ में आया? बहुत ही ज़रूरी चीज़ है ये। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट because it recognizes the assets, the liabilities, the incomes and the expense, and when transactions relating to it are entered into।
ओके, गेटिंग इट? सो ये हमारे कुछ 3 एजम्पशंस थे। नंबर 1, गोइंग कंसर्न, मेरा बिजनेस चलता रहे। नंबर 2, कंसिस्टेंसी, यानी मैं किसी एक प्रिंसिपल को लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम तक ही फॉलो करता रहूँगा विदाउट एनी चेंजिंग। एंड नंबर 3 इज़ माई एक्रूवल, सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल एक्रूवल, याद रखना। ओके।